Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is administrative accountability. एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को पढ़ना है, दैट व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी पढ़ना है, पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप्स को पढ़ना है, एंड ओम्बर्ड्समैन एंड मीडिया को पढ़ना है। तो आज हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, इट्स मीन दैट अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विच एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, योर ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे अकाउंटेबल होती है और किस किस सामने अकाउंटेबल होती है। तो ये हमने देखना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी ये होता है, अकॉर्डिंग टू एल.डी. वाइट ने इस तरह से डिफ़ाइन किया है: द सम टोटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, administrative and judicial rules and precedents, and the established practices by means of which public officials may be held accountable for their official action। ठीक है कि कुछ ये सम टोटल है किन चीज़ों का, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स बनाता है, स्टैट्यूटरी जो आपके मुल्क के अंदर कवानीन चल रहे हैं, स्टेट का सिस्टम जो चल रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए हुए रूल्स हैं, या जुडिशरी के बनाए हुए रूल्स हैं, या जजेस के पास किए गए प्रेसिडेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी बनाती हैं। तो ये इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल कर दिया जाता है अपने ऑफिशियल एक्शन के लिए। ठीक है, अपने ऑफिशियल एक्शन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जब वो अकाउंटेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अकाउंटेबल बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाता है जुडिशरी के सामने, एग्जेक्टिव के सामने और पब्लिक के सामने, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, वी कैन से दैट इट इज़ अ वाइटल फीचर ऑफ public administration in a democratic government, because in democratic government executive is under the obligation to give satisfactory account of its performance to the legislature. We all know that executive is answerable before legislature, or it is accountable before legislature, and obviously public administration is a part of executive, so it will be answerable or accountable before legislature. It also gives an account of manner in which it exercises its powers. Administrative accountability in this control is a mechanism to keep the bureaucracy under close watch and check। ठीक कि ब्यूरोक्रेसी को क्लोज वॉच एंड चेक में रखा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, स्पेशली जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहाँ तो एग्जेक्टिव होती लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। तो if public administration is part of executive, so it is accountable before legislature. uh, Department head is accountable for actions of all his subordinates, although in actual fact he is not responsible for the use of power which he must delegate to them. It is fundamental by which administrative officers and government agencies may be held accountable for their acts to those who bear political responsibility, the chief executive and the legislature। चीफ एग्जेक्टिव को, यानी कि पार्लियामेंट में जो एग्जेक्टिव है दैट इज़ कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और जो लेजिस्लेचर है मींस और रिप्रेजेंटेटिव्स और पार्लियामेंटेरियंस, इन सब को हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है it is responsible। And why there is need of administrative accountability? In recent years there has been a great increase of governmental activities all over the world. One inevitable consequence of this trend is strengthening of public bureaucracy in terms of numbers and powers. In fact, in modern time, bureaucracy has become most powerful branch of government, exercising discretionary powers. If such powerful bureaucracy is left unchecked, it becomes despotic, endangering to usurp the rights of citizens। ठीक है, सिंपल इज़ दैट कि अब हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अगर इसे ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी जाए और इसे अनचेक रखा जाए तो ये क्या होगा, डिस्पोटिक हो जाएगी और ये सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको यूजर्प कर सकती है। तो रियलाइजिंग द डेंजर, एवरी democratic political system provides a number of methods to control the bureaucracy and administration।
In order to control the misuse of power by bureaucracy, it must be made subject to accountability. The main purpose of accountability is to make sure that bureaucracy exercises its powers in accordance with laws and regulations. Simple is that कि जो bureaucracy है अपनी power exercise करे, ये नहीं है कि उसे रोक रहे हैं कि वो अपनी power exercise नहीं कर सकती. But bureaucracy has to use its powers or exercise its power in accordance with laws and regulations, those laws which have been mentioned in our constitution. And what is the objective of administrative accountability? Objective of administrative accountability is twofold. On one hand, we can say that it protects the individual rights, and on other hand, there should not hamper the normal activities of administrator. Simple is that कि एक तो इंडिविजुअल सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी रखी गई है कि जो सिटीजन्स के राइट्स को यूज़अप ना करें जो सिविल सर्वेंट्स है, और सेकेंडली कि वो अपनी हद से अपनी पावर से तजावज़ ना करें. ठीक है, कि जितनी पावर उनको दी गई है उस लिमिटेशन में रह कर काम करें. तो अगर वो अपनी पावर से ज़्यादा काम करते हैं तो आगे हम इनके ऊपर जो लिमिटेशंस हैं वो पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या एक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को उनकी लिमिट में रखने के लिए और उनको हैम्परिंग ऑफ पावर से बचाने के लिए कुछ एक्ट्स पास किए गए हैं, वो आगे हम देखेंगे. डेमोक्रेसी अच्छा, लॉर्ड बेवरेज ने यहाँ पर एक बात की है कि डेमोक्रेसी इफ़ इट नोज इट्स बिजनेस हैज़ नो नीड टू फेयर ब्यूरोक्रेसी. इफ़ पीपल आर पॉलिटिकल कॉन्शियस एंड सेलेक्ट देयर राइट रिप्रेजेंटेटिव्स who further control the administrators properly. Thus, administration works as service oriented instead of power oriented. कि अगर लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस हों और अपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल सही मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें जो कि फ़र्दर एडमिनिस्ट्रेटर्स को या ब्यूरोक्रेसी को ठीक तरह से कंट्रोल करें. अगर वो ब्यूरोक्रेसी को वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ठीक तरह से कंट्रोल करते हैं तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्यूरोक्रेट्स हैं दे वुड बी सर्विस ओरिएंटेड. ठीक है, वो क्या करेंगे कि पब्लिक के या आवाम के खादिम बनकर काम करेंगे, ना कि उनके ऊपर उनके मालिक बनकर या फ्यूडल्स बनकर काम करेंगे. तो वो पावर ओरिएंटेड नहीं होंगे, दे वुड बी सर्विस ओरिएंटेड. वो उनको सर्व करेंगे, उनके ऊपर अपनी पावर को जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे. Now, what are the types of administrative accountability? First of all, we have seen that what is administrative accountability. Secondly, we have studied why there was need of administrative accountability. Then objectives of administrative accountability, and these objectives are twofold objectives. Now, what are the types of administrative accountability? There are two main types of administrative accountability. First is internal control and second is external control. Internal control is that which is fitted into the administrative machinery and operates from within the administrative organization. It is exercised either by superior over subordinates within the chain of administrative hierarchy or by other parallel agencies in executive branch of the government. It consists of directing, regulating, supervising, advising, inspecting and evaluating. It is constant and invisible. It is also positive in results. इसमें सिंपल ये है कि ब्यूरोक्रेसी it is an organization, and in organizations there are certain employees and there is hierarchy of employees. hierarchy means कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रेडिंग होती है. ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स में वो होते हैं, ग्रेड 17, 18, 19, 20. तो जो लो ग्रेड वाला है वो हाई ग्रेड वाले को रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, ग्रेड 17 का जो सिविल सर्वेंट है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द सिविल सर्वेंट ऑफ ग्रेड 18. तो ये जो हायरार्की है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखी गई है, वो अंदर एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की एवेल्यूशन रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, उनकी करेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं और उन पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं.
तो ये होता तो इनविजिबल है, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब तक वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर सीनियर्स। और एक्सटर्नल कंट्रोल क्या होता है? इट इज़ फिटेड आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड वर्क्स विद इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम। इट इज़ एक्सरसाइज बाय एक्सटर्नल बॉडी सच एज लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जैसे वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इट इज़ एक्सटर्नल कंट्रोल। एंड सिमिलरली कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जस्ट लाइक ओम्बड्समैन। तो वो जो ओम्बड्समैन का इदारा है वो इन पर चेक रखता है, इनकी पावर्स के ऊपर। तो इट इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। तो नाउ इंटरनल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या होता है? इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, एक हिरार्किकल ऑर्डर होता है, देन उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स दी जाती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं, दीज आर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, ACRs। देन बजटरी कंट्रोल उनका होता है, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, एफिशिएंसी सर्वे होता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप होती है। ये इंटरनल कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल में फर्स्ट ऑफ ऑल the important mechanism of internal control is administrative process itself in a parliamentary system. Just like cabinet stands at the apex of executive. Simple is that ke parliamentary system, it is legislature, it is accountable before legislature. Prime Minister directs the ministers who are in charge of their respective departments and are responsible for their efficient working to the cabinet and the prime minister. The whole working of departments are reviewed by the prime minister or cabinet. The minister further control the actions of civil administrators, ठीक है। अब ये एग्जेक्टिव के अंदर है ना, कि एग्जेक्टिव के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर कैबिनेट है, तो वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उन पर चेक एंड कंट्रोल रखता है। और फर्दर वो जो मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स मीन्स ऑफ जो पूरी कैबिनेट है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स के एक्शंस के ऊपर चेक रखती है। Thus, civil administrators are controlled by political administrators. It's mean that simple के जो cabinet है, it is political administrator, political executive, and civil administrators कौन है? हमारी जो bureaucracy है, it is civil administrators. तो civil administrators को कौन control करता है, या इनके ऊपर कौन check रखता है? They are political administrators. In the presidential system, the president controls his ministers who further control their respective departments and subordinate civil एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर वाज सुप्रीम, अपनी कैबिनेट का हेड जो था वो प्राइम मिनिस्टर था। और यहाँ पर मिनिस्टर्स का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, जो मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और फर्दर वो जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंट्रोल करते हैं। So it is the first technique in administrative process. Second technique is hierarchical order. Every administrative department is arranged on scalar pattern and executives are organized in hierarchical order. तो आप hierarchy को organization के functions के अंदर बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो hierarchy को ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है. It is a scalar pattern and the executives are linked with the superior subordinate relationship with clear authority and responsibility. They are accountable to their respective superiors for their actions and dealings. Simple is that कि hierarchy होती है उसके अंदर, तो जो जूनियर एग्जेक्टिव्स होते हैं वो अपने सीनियर एग्जेक्टिव ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी एक तरह की इंटरनल कंट्रोल है, मींस के इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है कि जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, दे प्रिपेयर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ देयर सब ऑर्डिनेट्स एवरी ईयर. The work of whole year of each public servant is assessed by reporting officer and are reported in SCRs. SCR जो annual confidential report होती है ना, उसमें जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी सारी की सारी पूरे साल की रिपोर्ट जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर मेंशन करता है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, विच इफ़ेक्ट द फ्यूचर कैरियर ऑफ द सिविल सर्वेंट। और उसकी बेस पर आगे उसकी प्रमोशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो ऑब्वियसली जो उसकी प्रमोशन है उस पर हर्फ आएगा और उसका जो करियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। हैंस SCRs आर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर होल्डिंग पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल बनाती है।
Fourth one is budgetary control. Budgetary system is not only allocating the resources among various branches of administration, but also means of keeping the administration on settled track. A budget is not only a rough estimate of expenditure and income, but it is complete policy statement of total activities of the government. The Ministry of Finance prepares budget and gets it approved by Parliament and supervises the operations of budgetary sanctions and appropriations. The ministry allocates grants to the head of departments who are controlling officers of their respective department. They get approval of the finance ministry before incurring any expenditures of their departments. Thus, this check is a control over administrative ऑपरेशंस. इसमें क्या है कि बजट सिंपल जो है वो पार्लियामेंट में बनता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर बनता है. तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो जितने भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए फ़ंड्स वगैरह दिए जाते हैं उसके लिए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, अगर वो कोई फ़ंड यूटिलाइज़ करते हैं या कोई बिल वगैरह पास करवाते हैं तो उसके साइन के लिए उसका फ़ाइनल अप्रूवल जो है वो साइन के लिए मिनिस्टर्स के पास जाता है. तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको अप्रूव करती है तो तब जो है वो अपने फ़ंड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर या अपना जो उनका एरिया है उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं. तो ये भी एक तरह का उनके ऊपर कंट्रोल है. Fifth one is professional ethics. Professional ethics simply means that morality, your behavior, your conduct. Professional ethics constitute another means of internal control. Every profession develops a code of conduct for its members. Civil services has become a professional career. Public service in many countries has developed its own code of ethics. A code of ethics, it is a statement of acceptable standard of behavior for the government official and employees. Simply कि government officials के लिए कौन सा behavior जो है वो acceptable होगा. तो वो सारा कोड ऑफ एथिक्स मेंशन कर दिया जाता है कि एक जो ऑफिशियल है उसको इस तरह से बिहेव करना है, इन लिमिटेशंस के अंदर रहना है और ये उसके एटीट्यूड्स जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये इसका पर्पस क्या होता है? क्लियरली स्टेटिंग टू पब्लिक ऑफिशियल एंड टू पब्लिक व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर. अ कोड टू may carry with it sanctions. A civil servant should, अब देखें सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि ही शुड बी नॉन करप्टेबल, ही शुड बी लॉयल, ही शुड बी हम्बल, ही शुड बी नॉन पार्टीजन. बाकी चीज़ों का तो आपको मतलब आता होगा. तो नॉन पार्टीजन का मतलब है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा वो ना हो. ये सिविल सर्वेंट्स के लिए कंडीशन होती है. ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट बी एफिशिएंट एंड ही मस्ट बी मैन ऑफ इंटेग्रिटी, कि वो ईमानदार रहे. Public administrator is always regarded as ethical because they have higher ethical values than the businessman, and government's ethical values are higher than the communities one. तो ये जो ethical values हैं, क्योंकि अगर वो करप्शन करते हैं, अगर उनके अंदर इंटेग्रिटी नहीं होती, ऑनेस्टी नहीं होती, या किसी पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, किसी पॉलिटिक्स का वो हिस्सा बनते हैं, तो क्या होता है कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है. गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, उनकी करप्शन पर, हर चीज़ पर जो है वो नज़र रखती है. तो इट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी. और प्रोफेशनल एथिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट टेक्निक है ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने की. देन सिक्स्थ वन इज़ एफिशिएंसी सर्वे. इट इज़ अदर इफेक्टिव मेथड ऑफ इंटरनल कंट्रोल. Inspection always plays a vital role in the control of public business, particularly in wide range of organization. Top executives go on inspection to ensure to maintain standard of efficiency of the field management. There is a body of experts in each organization to make periodical visits. They should be men of knowledge, skills, experience and integrity to achieve the good results through investigations, इंक्वायरीज़ एंड इंस्पेक्शंस. ठीक है, उन पर नज़र रखने के लिए वो इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, इंक्वायरीज़ भी करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इंस्पेक्शंस करते हैं. ठीक है, इंस्पेक्शन इज़ सिंपल कि आप एक जगह पर जाकर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं, वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं हैं, और वो फारिग तो नहीं बैठे हुए या वो छुट्टी पर तो नहीं हैं, और वो पब्लिक को ठीक तरह से सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो वो जो कुछ टॉप एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के अंदर जो होते हैं वो ख़ुद जाकर वहाँ पर सर्वे करते हैं. Efficiency audit is comparatively new technique of control. The efficiency auditor concerns himself with such question as is whether each employee has full day's work or more or the less. ठीक,
ठीक है, कि वो इस तरह के सवाल पूछते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑडिटर्स होते हैं कि क्या जो एम्प्लॉय है वो फुल डे काम कर रहा है, हाफ डे काम कर रहा है या उससे कम काम कर रहा है, ये चेक करने के लिए कि जो उसको सैलरी मिलती है वो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या जो वो काम कर रहा है जो उसकी सैलरी मिल रही है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वेदर द एजेंसी इज़ ओवर स्टाफ्ड और अनस्टाफ्ड। ठीक है, ऑडिटिंग जो होती है ये बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड होती है। ठीक, आपका ऑडिटर जनरल जो है ये फाइनेंस का सारा इसके पास चेक एंड बैलेंस होता है, कहाँ फंड्स कहाँ से आए, कहाँ पर स्पेंड हुए, ये उस चीज़ पर नज़र रखता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑडिटर्स होते हैं वो इस चीज़ पर चेक रखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्टाफ पूरा है या नहीं है। ठीक है, और अगर स्टाफ पूरा ना हो तो वो उसको पूरा करवाना ये उनका काम होता है। वेदर द वर्क प्रोसीजर इज़ इकनॉमिकल और एक्सपेडिशियस, के सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन और उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, स्टाफ पूरा है या नहीं है, और एफिशिएंसी सर्वे एंड एफिशिएंसी ऑडिट शुड बी कैरीड फॉर द प्रॉपर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल इज़ दैट कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉपर कंट्रोल के लिए जो एफिशिएंसी ऑडिटर है ये उसका कंसर्न होता है और इसी चीज़ के ऊपर वो नज़र रखता है। ठीक है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितना भी पैसा लग रहा है वो ठीक जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा, और कहाँ कहाँ पर मज़ीद लगाने की ज़रूरत है। दिस इज़ एफिशिएंसी सर्वे। और वो ख़ुद इंस्पेक्शन भी करते हैं, इसके लिए इंक्वायरीज़ भी करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। And last important seventh point is administrative leadership. It is another means of internal control. लीडरशिप में क्या होता है कि लीडरशिप मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स द एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंसी। के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लीडर्स, वो खुद मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं एफिशिएंसी के लिए, और इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी उनको मोटिवेट करते हैं। द इफ़ेक्टिव, वो आपने अक्सर इमरान खान को कहते हुए सुना होगा कि हम जो है अपने सिविल सर्वेंट्स की पे ज़्यादा करेंगे ताकि वो करप्शन से बच सकें। तो ये जो चीज़ें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है। ठीक है, ये बहुत मैटर करती है उनसे ठीक से काम करवाने में। द इफ़ेक्टिव लीडर सेट एग्जांपल ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी एंड परफॉर्मेंस फॉर हिज फॉलोअर्स। के इफ़ेक्टिव लीडर जब खुद ठीक से काम करता है तो उसके फॉलोअर्स भी ठीक से काम करते हैं। ही इंस्पायर्स देम फॉर वर्क एंड इंस्टिल्स इन देम इन प्राइड in work. A good leader is objective oriented and always tries his subordinate to achieve those objectives. Thus, he controls his subordinates in a better way for the betterment of organization. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जो है उसका भी एक इंतहाई अहम रोल होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल। हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक्सटर्नल कंट्रोल को देखेंगे। एक्सटर्नल कंट्रोल में फिर हम देखेंगे कि अब इंटरनल कंट्रोल में तो ये जो आपने टेक्निक्स पढ़ी ये ब्यूरोक्रेसी की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की टेक्निक्स हैं। ठीक है, कि उनको अंदर से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बाहर से उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या है उनके ऊपर, ठीक है, और जुडिशल कंट्रोल क्या है, एग्जेक्टिव कंट्रोल क्या है। तो ये कंट्रोल जो है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।